गुड इवनिंग बीएससी सेकेंड ईयर। अभी अपनी जो क्लासेज हुई है 2 ऑनलाइन, उनमें अपन ने डिस्कशन किया था एंजाइम के बारे में। अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये अपनी 4th यूनिट है, सॉरी 3rd यूनिट है। 3rd यूनिट का चैप्टर 3rd यूनिट है अपनी रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री का अपना फर्स्ट चैप्टर है एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम में कल तक की क्लास में अपन ने पढ़ लिया था introduction means intro, then discovery, then classification, properties, enzyme mechanism, and nomenclature। ठीक है, ये सब अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंजाइम का इंट्रोडक्शन मींस एंजाइम क्या होता है, डिस्कवरी मींस एंजाइम की खोज कब की, किसने की, कैसे की। फिर क्लासिफिकेशन मींस एंजाइम कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से एंजाइम होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम मींस एंजाइम में क्या क्या नेचर होते हैं, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। एंजाइम मैकेनिज्म मींस एंजाइम कैसे काम करते हैं। फिर अपन ने बात की थी नॉमेनक्लेचर मींस अलग अलग एंजाइम को अलग अलग नाम दिए हैं, तो वो नाम किस बेसिस पे दिया है। ये सब डिस्कशन अपन लास्ट क्लास तक कर चुके हैं। आज अपन फिर कल अपना लास्ट टॉपिक था इनहिबिशन। लास्ट टॉपिक कल अपना था इनहिबिशन। इनहिबिशन में मैंने आप लोगों को बताया था कुछ केमिकल्स या कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने का काम करता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे एंजाइम जो एंजाइम, ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे केमिकल्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं, उनको अपन बोलते हैं इनहिबिशन। सॉरी, उनकी एक्टिविटी कहलाती है इनहिबिशन और ऐसे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं इनहिबिटर। समझ में आया इनहिबिशन क्या है और इनहिबिटर क्या है। आज अपन बात करेंगे ये इनहिबिटर कौन कौन होते हैं और ये अपना काम कैसे करते हैं। तो इनकी वर्किंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो इनहिबिशन की मैकेनिज्म है या जो इनहिबिटर है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इरिवर्सिबल, एक होते हैं रिवर्सिबल। ठीक है, इनहिबिटर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर और दूसरे होते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर की, उसके बाद में अपन बात करेंगे रिवर्सिबल इनहिबिटर की। या ये मैं ये कहूँ इनहिबिशन 2 टाइप का होता है, एक होता है इरिवर्सिबल इनहिबिशन, दूसरा होता है रिवर्सिबल इनहिबिशन। अब सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं अबाउट इरिवर्सिबल इनहिबिशन की। इरिवर्सिबल का मतलब होता है जो 1 डायरेक्शनल होता है। मींस अगर एक बार एंजाइम के साथ इनहिबिटर मिल गया या एंजाइम के साथ इनहिबिटर जुड़ गया तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। और अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो अपन सबको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। मींस ऐसे इनहिबिटर जो एंजाइम के साथ मिलके
स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मींस जो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा वो काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, उसको ब्रेक डाउन करना पॉसिबल नहीं है। इस टाइप के इनहिबिटर कहलाते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर, और इस टाइप का इनहिबिशन होता है इरिवर्सिबल इनहिबिशन। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और अपन को पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है जिसको ब्रेक डाउन करना इम्पॉसिबल है। अगर इसको ब्रेक डाउन किया गया तो एंजाइम अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में रहेगा ही नहीं, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी में रहेगा ही नहीं। अब ये एंजाइम यूजलेस है, ये एंजाइम किसी काम का नहीं है। इस टाइप का इनहिबिशन क्या कहलाता है? इरिवर्सिबल इनहिबिशन। मींस जिसको अपन वापस नॉर्मल कंडीशन में नहीं ला सकते, ये इनहिबिशन है अपने पास इरिवर्सिबल इनहिबिशन। सेकेंड टाइप की बात करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन की। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा एंजाइम एंड इनहिबिटर के बीच में, जो बॉन्ड बनेगा वो किस टाइप का बनेगा? नॉन कोवैलेंट। ठीक है, एंजाइम और इनहिबिटर के बीच में बॉन्ड बनेगा नॉन कोवैलेंट बॉन्ड, और उस नॉन कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफी कम एनर्जी चाहिए, इस वजह से इसे तोड़ना आसान है। मींस रिवर्सिबल इनहिबिटर का मतलब है अगर एक बार एंजाइम से इनहिबिटर जुड़ गया तो उसे अपन वापस से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, या फिर अपन उसको वापस से हटा सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो रिवर्सिबल इनहिबिटर है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, वो अपन आगे बात करते हैं। फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव मीन्स कॉम्पिटिशन। अपन को पता है नॉर्मली एंजाइम के साथ कौन बाइंड होता है? सबस्ट्रेट बाइंड होता है। बनता क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और फाइनली क्या होता है? ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस एंजाइम फ्री होता है। ये होती है अपनी नॉर्मल कंडीशन। ओके, अब मान लीजिए कोई इनहिबिटर आ गया या कोई मॉलिक्यूल आ गया जो कैसा है? सिमिलर एज सबस्ट्रेट। कैसा है वो? सिमिलर एज सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, उसके लिए सस्पेंशन क्रिएट हो जाएगा कि ये वाला मेरा, मान लीजिए ये ए है, ये ए है, सपोज दैट ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है। अब एंजाइम को क्या पता, देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है, और इसके साथ में अपन को क्या ऐड करवाना है? एंजाइम को ऐड करवाना है। अब एंजाइम के पास 2 ऑप्शन है, एक सबस्ट्रेट है, एक इनहिबिटर है। हालांकि एंजाइम को जुड़ना किसके साथ चाहिए? सबस्ट्रेट के साथ, बट देखने में क्या हो रहा है? दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो दोनों एक जैसे दिखने की वजह से सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कंपटीशन होता है। सबस्ट्रेट चाहता है मैं एंजाइम से जुड़ूं ताकि प्रोडक्ट बना सकूं, इनहिबिटर चाहता है कि मैं एंजाइम से जुड़ूं। तो ऐसे इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट से कंपटीशन शो करते हैं, यानी सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ऐसे इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट के साथ में कंपटीशन शो करते हैं
उनको अपन बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि सबस्ट्रेट की अमाउंट ज्यादा है कि इनहिबिटर की अमाउंट ज्यादा है। अगर सबस्ट्रेट की अमाउंट ज्यादा है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तब तो कौन बाइंड होगा एंजाइम के साथ में? सबस्ट्रेट, बिकॉज जो डोमिनेंट है वो इतना इफेक्ट शो करेगा। अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एंजाइम के साथ कौन बाइंड होगा? इनहिबिटर बाइंड होगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। तो ऐसी इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन शो करते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या बोला जाएगा इनको? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन शो करते हैं और इनके कंपटीशन में जो जीतेगा वही क्या करेगा? एंजाइम के साथ में जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट है अपने पास। अगर अपन सबस्ट्रेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तब तो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा एंजाइम। अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एंजाइम इनहिबिटर के साथ बाइंड होगा। तो इस चीज का बेनिफिट अपन को क्या मिलेगा? अगर अपन रिएक्शन में सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ा दे तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा और इनहिबिटर को छोड़ देगा। इस टाइप से सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ा के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को अपन रोक सकते हैं या इनको अपन डिग्रेड कर सकते हैं। क्लियर है? सेकंड इनहिबिटर की बात करते हैं अपन। सेकेंड इनहिबिटर अपने पास है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मींस ऐसे इनहिबिटर जहां पे सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता है। नो कंपटीशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। जहां पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता है उनको अपन क्या बोलेंगे? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मींस इनका काम खाली क्या है? सबस्ट्रेट की जगह एंजाइम से जुड़ जाना ताकि रिएक्शन को पॉज कर सके, रिएक्शन को रोक सके। यहाँ पे स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे ये कोई रोल नहीं है कि ये सब अगर इनकी अपन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो जो इनहिबिटर है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, या क्या होगा कि अगर सबस्ट्रेट को बढ़ा दिया तो एंजाइम इनहिबिटर से जुड़ने की बजाय सबस्ट्रेट से जुड़ जाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता है। बस इनहिबिटर है और वो क्या करेगा? रिएक्शन को रोकने का काम करेगा या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उसको इनहिबिट करने का काम करेगा। ये होते हैं अपने पास नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप के इनहिबिटर। या स्ट्रक्चर का या फिर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे अपने लिए क्या हो गया? एक नुकसान वाली बात है। वहां पे अपन क्या कर रहे थे? क्या किया जा रहा था? कंसंट्रेशन को बढ़ा के इनहिबिटर को अपन इनएक्टिवेट कर रहे थे, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए किस टाइप से होता है। नॉर्मली ये सबस्ट्रेट है अपना, इसके साथ में एंजाइम जुड़ता है, ठीक है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, बन गया, बहुत अच्छी बात है। आगे प्रोडक्ट बनना है, इसी बीच में क्या आ जाएगा? कोई इनहिबिटर आ जाएगा और वो इनहिबिटर जुड़ के क्या बना लेगा? एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेगा और सबस्ट्रेट को फ्री कर देगा। तो जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनाने वाला था वो सबस्ट्रेट अब आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा और रिएक्शन यहीं की यहीं
पॉज हो जाएगी। रिएक्शन पॉज होने का मतलब है कि अपन को जो प्रोडक्ट बनाना था वो प्रोडक्ट अब अपने पास में नहीं बन रहा है। ठीक है, थर्ड टाइप अपने पास आता है मिक्स इनहिबिशन। थर्ड अपने पास है मिक्स्ड इनहिबिशन। यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर मिलके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिशन या एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर नाम के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये एंजाइम है, ये मान लो सबस्ट्रेट है, ये मान लो अपने पास इनहिबिटर है, तीनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर नाम का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मींस एंजाइम, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर तीनों ने मिलके कॉम्प्लेक्स बना लिया, तीनों एक दूसरे के साथ में मिक्स हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे अब आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और रिएक्शन यहीं की यहीं पॉज हो जाएगी। इस टाइप के इनहिबिटर कहलाते हैं मिक्स इनहिबिटर और ये रिएक्शन कहलाएगी मिक्स इनहिबिशन। तो अपन ने तीन टाइप के इनहिबिटर्स की बात की है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और मिक्स इनहिबिटर। ठीक है, या मिक्स इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कंपटीशन होता है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वही एंजाइम के साथ में जुड़ेगा। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता है, बस इनहिबिटर आके एंजाइम से जुड़ जाएगा और रिएक्शन को पॉज कर देगा। यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर तीनों एक साथ मिलके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसे बोला जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने की वजह से आगे क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और रिएक्शन यहीं की यहीं पॉज हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने बात की किस टाइप से अपन केमिकल रिएक्शन को पॉज कर सकते हैं, या कुछ मॉलिक्यूल या केमिकल कंपाउंड्स कैसे किसी भी रिएक्शन को पॉज करते हैं। ठीक है, अब आगे अपन बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। मीन्स नेचर में ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो अपन बेटा बात जहां से रिएक्शन शुरू होती है उसी की कर लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर अपना है सबस्ट्रेट। ठीक है, सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, सबस्ट्रेट की बात करते हैं। मींस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का या फिर सबस्ट्रेट की अमाउंट का एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, देखिए हर चीज एक लिमिट में होती है। जैसे जैसे अपन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन की रेट, एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मींस दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की अमाउंट को इंक्रीज किया जाएगा,
या जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाएगा वैसे वैसे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। जस्ट लाइक सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ाते जाओ, एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। बट एक टाइम ऐसा आता है जिसके बाद में ऑटोमेटिकली सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी फॉल डाउन होने लगती है या फिर गिरने लगती है। तो एक लिमिटेशंस तक तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, बट आफ्टर ए पीक पॉइंट या आफ्टर ए लिमिटेशन जैसे जैसे सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी भी गिरने लगती है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से एक्टिविटी ऑफ एंजाइम भी बढ़ती है, लेकिन एक पीक पॉइंट के बाद में या एक लिमिटेशन के बाद में जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी अपने आप ही गिरने लगेगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को। तो वो ही चीज यहां पे लागू होती है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, बट आफ्टर ए टाइम, आफ्टर सम टाइम एक्टिविटी डिक्रीजेज, यानी एक टाइम लिमिट के बाद में जो एक्टिविटी है एंजाइम की वो अपने आप ही डिक्रीज होने लगती है। ये लीजिए, ठीक है। एक टाइम के बाद में टेम्परेचर भी निगेटिवली अफेक्ट करने लगता है किसको? एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को। ठीक है, अब अपन बात करते हैं खुद एंजाइम की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अपन थर्ड बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम क्या फर्क पड़ता है? व्हेन concentration of enzyme increases, rate of product formation also increases। जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। सबस्ट्रेट है, एंजाइम डालो जल्दी से, जितना ज्यादा एंजाइम होगा उतना ही ज्यादा सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। बट आफ्टर ए टाइम ये कंसंट्रेशन, ये इफेक्ट भी कम होने लगता है। मींस एक टाइम, हर एक चीज लिमिटेशन में अच्छी लगती है, नेचर में हर एक चीज लिमिट में होना सही होता है।
ओवर होना हर चीज में हार्मफुल होता है। तो वही तो चीज सबस्ट्रेट के लिए अप्लाई हो रही है, वही खुद एंजाइम के लिए अप्लाई हो रही है, और वही चीज टेम्परेचर के लिए अप्लाई हो रही है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, बट आफ्टर ए पीक पॉइंट ये एक्टिविटी अपने आप ही डिक्रीज होने लगती है। एज यूजुअल जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फास्टली होगा। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद में, मीन्स एक टेम्परेचर की पीक पॉइंट है, जैसे आफ्टर 40 डिग्री टेम्परेचर ये केस ऑपोजिट होने लगता है। मीन्स अब अगर और एंजाइम को बढ़ाया और अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो एंजाइम डिग्रेड हो जाएंगे, एंजाइम टूट जाएंगे और वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड चीज अपन ने डिस्कस की है टेम्परेचर वाला, मैं फिर से बता रही हूँ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होता जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। बट आफ्टर पीक पॉइंट या आफ्टर लिमिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, अब अगर टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा दिया तो एंजाइम बेचारे जल जाएंगे, एंजाइम डिग्रेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगी, या फिर मैं ये कहूँ रेट ऑफ रिएक्शन गिरने लगेगी। यही चीज एंजाइम पे अप्लाई होती है। एक टाइम तक आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कई बार चाय बनाते हो, सबको पता है, जैसे जैसे गैस का फ्लेम बढ़ाते हो चाय जल्दी से बनती है, बट एक टाइम के बाद में अगर आपने और फ्लेम बढ़ाया तो चाय बाहर निकलने लगेगी। ठीक है, एज यूजुअल एक टाइम तक तो क्या होता है, जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे क्या बनता जाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा। बट आफ्टर ए टाइम या आफ्टर ए लिमिटेशन क्या होगा, सारे के सारे जितने भी सबस्ट्रेट थे सबके सब एंजाइम से जुड़ जाएंगे। अब अगर और एंजाइम डाला गया तो वो एंजाइम यूजलेस है। इट मीन्स एक टाइम के बाद में ये एक्टिविटी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती है। कहने का क्या मतलब है, भले ही एंजाइम हो, भले ही सबस्ट्रेट हो, या फिर खुद टेम्परेचर हो, सबकी लिमिटेशन में ही नीड होती है। अगर वो लिमिट ओवर हो गई तो वहां पे क्या होगा, निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। आज अपन ने बात की है फैक्टर्स में टेम्परेचर की, एंजाइम की कंसंट्रेशन की, और अपन ने बात की है खुद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे, मींस कल जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे कि जो पीएच है, ठीक है, पीएच का क्या रोल है, इसके अलावा लाइट का क्या रोल है, इनहिबिटर्स का क्या रोल है, और इसके अलावा कुछ जो आयंस होते हैं उनका क्या रोल है। मींस को आयंस कैसे इफेक्ट करते हैं, पीएच कैसे इफेक्ट करती है, और कुछ इनहिबिटर है वो कैसे अफेक्ट करते हैं किसको, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को। उसके बाद में कुछ एक दो पॉइंट्स और बचे हैं, जस्ट लाइक अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम बचा है, वो बात करेंगे। अपना एंजाइम का चैप्टर कंप्लीट, देन अपन डिस्कस करेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। अभी आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये आप लोगों की जूलॉजी का जो पेपर है एनिमल फिजियोलॉजी, उसमें भी आपकी बायोकेमिस्ट्री इंक्लूडेड है, और उस बायोकेमिस्ट्री में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड पूछा जाएगा। तो आपको एक जगह करवाया जा रहा है, वीडियो के आपको लिंक भेजे जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में ऐड है उस ग्रुप में आप लोग बाय मैसेज पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो क्लियर कर लीजिएगा, दोनों पेपर का आपका एक साथ क्लियर हो रहा है। आज के लिए इतना ही, इससे आगे का अपन कल डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आए तो बेटा कभी भी आप लोग कॉल कर सकते हो, कोई भी क्वेरीज पुट अप कर सकते हो। ओके, बाय एंड थैंक यू।